वफाकी बजट 2017-18 पेश कर दिया गया। आवाम के लिए बहुत सारी मुराद का ऐलान किया गया है। किस हद तक ये बजट आवाम दोस्त है और किस हद तक नहीं, प्रोग्राम में आज इसी अमर का अहाता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। वफाकी बजट सन 2017-18 अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर बराए खजाना इसहाक डार साहब ने पेश किया। मजमूई तौर पर इस बजट के अंदर न सिर्फ मुख्तलिफ अवामी ऐसे मनसूबे जो कि पिछले बजट में जिनका ऐलान किया गया था उन्हें जारी रखा गया, बल्कि आवाम को बहुत हद तक मुराद देने की भी कोशिश की गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हदफ को बढ़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का तासुर जो इससे पहले बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की नज़र में बेहतर हुआ है, उस पर मजीद काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कई ऐसे इक़दाम किए गए जिससे हमारे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा होगा। नौजवानों के हवाले से, किसानों के हवाले से कई अहम पेशरफ सामने आई हैं। किसानों को रिलीफ दिया गया है, चाहे वो सब्सिडी की सूरत में हो, चाहे वो डायरेक्ट फंडिंग की सूरत में हो। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेशन का सिलसिला बरकरार है। मुख्तलिफ जो दरामदी कपड़े हैं, मुख्तलिफ जो मेकअप की अशिया हैं, मुख्तलिफ जो सिगरेट्स हैं, उसके ऊपर टैक्सेशन को बढ़ाया गया है, टैक्स ड्यूटी को बढ़ाया गया है। और उसके साथ साथ इस अमल को भी यकीनी बनाया गया है कि वो तमाम अशिया जो जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम की जरूरत से है, उन पर टैक्सेस को कम किया जाए। मजमूई तौर पर एक बेहतर, एक बसपत शक्ल इस बजट की नजर आती है। मौजूदा हुकूमत का ये 5वां और इस टेन्योर का आखिरी बजट है जिसमें यकीनी तौर पर इस हुकूमत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी थी कि वो किस तरीके से इस बजट के खद्दो-खाल को सामने लेकर आती है। आपने बजट की पूरी स्पीच सुनी, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस मद में कितने पैसे रखे गए हैं और किस सेक्टर को किस हद तक तरजीह दी गई है। हम ओवरऑल एक जायजा लेंगे कि एक आम आदमी के लिए, आवाम के लिए इस बजट के क्या फवायद हैं। इसी का जायजा लेने के लिए मेरे साथ दो मुअज़्ज़िज़ीन पैनलिस्ट मौजूद हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब भी हम ज़हमत देते हैं, तशरीफ लाते हैं, इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम आप तक पहुंचाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। और हमें जनाब अतीकुर रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ औकात में आप इनका तबसरा भी सुनते हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मौजूद के ऊपर हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरू करेंगे, इट्स योर सब्जेक्ट। और हमारी पहली नशिस्त नहीं, इससे पहले कई बजट इसी तरह से डिस्कस हुए। आज का बजट पिछले हमारे जितने बजट अब से पहले पेश हुए किस हद तक मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, एक चीज तो इसकी मुख्तलिफ होने की ये है कि ये इलेक्शन बजट है, इंतखाबी बजट जिसको आप कहते हैं, ठीक, जिसको हम पॉपुलिस्ट बजट कहते हैं, ठीक। और उसमें उन तमाम एरियाज को जहाँ पे अवाम की राय बेहतर बनाने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए, किसान को रिलीफ देने के लिए बड़े वाजे इंसेंटिव नजर आएंगे। और उसमें आपने इस बजट में भी ये देखा कि ज़रूरी सेक्टर को हमारे इसमें बूस्ट देने के लिए, क्योंकि ज़रूरी सेक्टर ने हमारे पिछले 2 सालों से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इस साल भी हम अपना हदफ भी नहीं हासिल कर सके जो था, और जो हमारा पोटेंशियल है, पाकिस्तान बेसिकली एक ज़रूरी मुल्क है, वो हम नहीं हासिल कर सके। कॉटन की क्रॉप सक्सेसिव 2 साल से 3 साल से फेल हो रही थी। 13 मिलियन बेल 10 मिलियन बेल पे आ गई थी, इंडिया से इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में एक तो उन्होंने खाद की बोरी के ऊपर 1000 रुपए की कीमत कम करी, ठीक, डायरेक्ट एक किसान को इससे फायदा पहुंचेगा, ठीक। सेल टैक्स 400 रुपए था फी बोरी, वो 100 रुपए कर दिया गया। ये भी एक स्टेट बेनिफिट है, घूम फिर के नहीं, 300 रुपए का ये है। उसके बाद जो बिजली इस्तेमाल करता था ट्यूबवेल की, उसके नर्ख उन्होंने स्पेशलाइज मजीद कम करें उनके लिए। और एग्रीकल्चर में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, जिसका मैं हमेशा जोर देता था, कि हाई यील्ड सीड्स हमको वो देंगे, आप मतलब फार्मर को देंगे, कि ज्यादा पैदावारियत वाले बीज। हमारे यहाँ क्या होता था, वही पसीना, वही खाद, वही सूरज, वही रोशनी, वही पानी, और हमें मिलती थी 30 मन फी एकड़ पैदावार। इंडिया लेता था 65 मन फी एकड़। यानी हमारी जो कॉटन थी पिछले दहाइयों से वो 12-13 मिलियन से कम होकर 10 आ गई। इंडिया के पास 18 मिलियन बेल थी 6 साल पहले, आज 36 मिलियन बेल होगी। तो बीज बड़ा जरूरी होता है। इस बार उन्होंने बड़ा फोकस करके कहा है कि हम सीड्स डेवलपमेंट काउंसिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल्स को हम हाई यील्ड बीज के लिए किसान को फराहम करेंगे। ये उन्होंने अंडरटेकिंग लिया। बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी
दरीना मुतालबा था टेक्सटाइल का बिलखुसूस कि हमें कॉटन की हेज ट्रेडिंग अलाउ की जाए। हेज ट्रेडिंग ये होता है कि हम पहले से कॉटन को बुक कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, अपने नेबर से, लोकल, जहाँ पे भी हम हेजिंग कर सकते हैं कि अगर क्रॉप फॉल हो जाए, शॉर्ट फॉल हो जाए, पिट जाए, खराब हो जाए, तो हमने हेज ट्रेडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करके ना उस वक्त के रेट से हमने बुक किया होता क्या है कि जब क्रॉप का पता चलता कि जी क्रॉप जो पिट गई है, कीमतें चढ़ जाती हैं, फिर हम मार्केट में जब जाते हैं तो कीमतें बहुत ऊंची होती हैं। तो हेज ट्रेडिंग का एक बड़ा अच्छा है। लेदर वालों के लिए एक रिक्वायरमेंट थी उनकी कि खाम लेदर के ऊपर ड्यूटी खत्म करें। 4% ड्यूटी थी, लेकिन वो भी खत्म कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे अब तक तो लेदर काऊ का और शीप का होता है, लेकिन कुछ खास लेदर ऐसे होते हैं जो यमन से, मोरक्को से भी मंगाए जाते हैं वैल्यू एडेड गारमेंट्स बनाने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने खत्म करा। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स ऑटोमोबाइल, आपको खुशी होगी कि वो उन्होंने 14% था 12.5% कर दिया है। और स्मार्टफोन के ऊपर आप लोग यंग लोग जो हैं वो ड्यूटी जो है वो भी कम कर दी है स्मार्टफोन के ऊपर। बिल्कुल पानी के ऊपर बड़ा जोर दिया, एलोकेशन उन्होंने करी है डैम्स बनाने के लिए जरूरी है। हाँ, और एक जो बहुत बड़ी रकम इमरान रखी गई है जिसको मैं कहता हूँ जो है स्पेशल इंसेंटिव्स, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इंसेंटिव स्कीम्स के तहत फंड्स एलोकेशन की, 200 अरब से ज्यादा की। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये वो होते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन वज़ीर आज़म साहब को होती है। अब वो जहाँ जलसे में जाएंगे, जहाँ ऐलान वो करेंगे रोड बनाने का या वहाँ पे दिक्कत जो भी स्कीम है उन जगहों की जो जरूरत हो, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए एक बहुत बड़ा फंड जो है वज़ीर आज़म। आपने चूंकि डेवलपमेंट का जिक्र किया, अतीक साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं। अतीक साहब, डेवलपमेंट फंड्स की मद में बहुत बड़ी रकम रखी गई है। आज जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसने एक बहुत बड़ा इश्तहार भी दिया अखबार के अंदर, और पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे बड़ा बजट है जो डेवलपमेंट की मद में रखा गया है, मोर देन 2.5 ट्रिलियन जो कि दिए गए हैं। इस को कैसे आप देखते हैं? पाकिस्तान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, और हमारी इकोनॉमी की एक बेहतर शक्ल को दुनिया के सामने रखने के लिए जिस मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो गई है? जी, बहुत शुक्रिया इमरान। हम लोग काफ़ी वक्त इस पे बात करते रहे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिलेपिडेटेड स्टेट में हो गया। हमें रोड, हाईवेज, रिंग रोड्स, ये सारा कुछ चाहिए, और साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो भी डॉलड्रम में पड़े, कुछ तैयार हुए हैं, कुछ नहीं तैयार हुए, जिसकी वजह से आवाम की तकलीफ में इजाफा ही हो रहा था। लेकिन आज जो उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स रखे हैं 2.25 ट्रिलियन रुपीस, वो एक बहुत बड़ा इकदाम है, और जितना अप्रिशिएट किया उतना कम है, इसलिए कि इससे ये फायदा होगा कि हमारे नए डेवलपमेंट जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, और जो अभी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रुके हुए हैं या आधे हुए हैं या पूरे नहीं हुए, तो उनको भी तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ साथ जो सबसे अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि हमने हमेशा देखा है कि हमारा जो पानी है, जिसको हम सैलाब में करोड़ों रुपए का पानी, अरबों रुपए का पानी समुद्र में बहा देते हैं, और डैम्स की हमें खासी जरूरत है और रिजर्वायर्स की जरूरत है जी। तो इस बजट में मैंने देखा कि उन्होंने वाटर रिजर्वायर्स से भी खासा अच्छा बिलियंस ऑफ रुपीज, उन्होंने 59 बिलियन रुपीज जो है ना वाटर रिजर्वायर के भी रखे हैं। मेरा जो मेन कंसर्न है वो हम हमेशा बात भी करते रहते हैं, और अच्छा है कि अख्तियार भाई ने इतना कुछ बता दिया। अब मेन कंसर्न ये था कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज्यादा सर्विसेज हेल्थ सेक्टर की वो काफी ज्यादा परेशान कौन है, और इसी तरह एजुकेशन एक्सटेंडेड फंड्स भी नहीं आता। लेकिन मैं देखा है कि एक फिगर सामने आया है जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन के फिगर्स दिए, और एजुकेशन पे भी फिगर आया, और प्राइमरी एजुकेशन की भी बात की है, और उस पर उन्होंने कोई 35.7 बिलियन अरब रुपए मुख्तसर किए हैं जो हायर एजुकेशन पे, और प्राइमरी एजुकेशन के भी फिगर आ रहे हैं, और साथ ही सेहत पे भी मैं देख रहा हूँ कि 49 बिलियन रुपीज जो है उन्होंने मुख्तस किए। लेकिन अभी इनकी डिटेल्स आनी है, चूंकि अभी फैसला किया गया, इनकी भी डिटेल्स आएंगे। बात आ रही है कि हम इस प्रोग्राम के तहत अगर हम रिक्वेस्ट कर दें तो यही है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें कम से कम 50 बिलियन रुपीस तो हर साल का वो ड्रेन होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज की जाने भी आएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसहाक डार साहब ने बड़ा डिटेल्ड आज बताया। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी पहले साउथ एशिया में, फिर एशिया में, और अब दुनिया के अंदर पांचवी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हमारी है, बेहतर परफॉर्म करिए। डिविडेंड्स को इंक्रीज किया गया फ्रॉम 12.5 to 15। कैसा इकदाम है?
और कितना इंकरेजिंग है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज में 1 जून से हम एक नए एरा में जा रहे हैं, और 1 जून ज़्यादा दूर नहीं है। वो ये है कि MSCI फंड जो इमर्जिंग मार्केट फंड, वो तकरीबन $500 बिलियन के फंड मुख्तलिफ ब्रांचेस में पाकिस्तान की उन कंपनियों में जो उन्होंने लिस्टेड की हैं, जिसमें बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस के सेक्टर है, अब उन्होंने शायद सुई नॉर्दर्न को भी शामिल कर लिया है, ये वो उठाएंगे। और इनकी अभी भी कीमत उनके नज़दीक बड़ी अट्रैक्टिव है, टेम्पटिंग है। जब ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, इसको हम बाहर के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब आएगा तो हमारे शेयर मार्केट ऊपर जाना है। उसके बाद वो तमाम म्यूचुअल फंड जो ये बेचेंगे इन फंड्स को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, पोर्टफोलियो फंड्स को, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऊपर जाएगी। तो जिन आम आदमी ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको प्रॉफिट जो है बड़े हैप्पी मिलेंगे, तो उसकी मुनाफा उसका ज़्यादा होगा। तो मैं ये चाहता था, और मुझे डर था कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना हो जाए जिसमें स्टॉक एक्सचेंज जब मंडे को खुले तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ हुए, क्योंकि हम बहुत करीब हैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की 1 तारीख को इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट शुरू होगा उनका। उन्होंने अपना होमवर्क करा हुआ है ऑलरेडी। शंघाई और दूसरे चाइनीज स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारे बोर्ड पे आए हैं, 4 नंबर बने हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये सब चीजें लाइन अप हैं बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने डिविडेंड बढ़ाया है, और स्टॉक एक्सचेंज में छोटा सरमाएकार को हमने इनकरेज करना है कि वो अपनी जमा पूंजी को म्यूचुअल फंड से दूसरे महफूज जराए से सट्टा ना खेले, स्पेकुलेशन ना करे, बल्कि फंडामेंटल्स की बुनियाद पे अच्छे बड़े रिनाउंड म्यूचुअल फंड, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा क्योंकि वो अपने मॉरली सही नहीं है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को हमने आगे लाना है जिनके पास सेविंग्स हैं। मैं इसको अगर ऐड कर दूं थोड़ा सा, अगर वो ना हो तो बात ये कि ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, डिविडेंड्स पे इंकरेजमेंट देने का एक बड़ा फैक्टर ये कि पाकिस्तान काफी दिनों से FDI स्टार्विंग कंट्री टाइप का बन गया, CPEC एक प्रेसिडेंस बना, इसी तरह चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस बना, एक इंकरेजमेंट सामने आई। डिविडेंड्स को इंकरेज करने की वजह से आप देखें आपकी 90% कंपोनेंट आपके SMEs हैं, वो भी आपके इंकरेज होंगे। उनका स्टॉक एक्सचेंज में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है SME पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, वो काफी इंकरेज होगी इससे। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जुबैर तुफैल साहब को इन्वॉल्व करते हैं, FPCCI के चेयरमैन है। जुबैर साहब, कैन यू हियर मी? हाँ जी, सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अभी ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज की, तवानाई का बहरान एक बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए। 225 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं, और गवर्नमेंट स्टिल अपनी उस बात के ऊपर कायम है कि 2018 के अंदर बिजली का बहरान नहीं रहेगा। हम जो इस वक्त हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है, हमारे जो FDI समाव कम हुए हैं पिछले साल के अंदर, जो हमारे जो हदफ थे वो डिस्टर्ब हुए हैं, उसको 2018 में अगले फिस्कल ईयर में हम मीट करने की कोशिश करें। आप कैसे देख रहे हैं सर आज के बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का बजट जो मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, उससे अपैरेंटली लगता है कि बैलेंस बजट है। इसमें कोई इजाफी टैक्सों का बोझ नहीं डाला गया है, और जो जहां मुमकिन है उन्होंने रियायतें भी दी हैं। उन्होंने मशीनरी की इम्पोर्ट के ऊपर से 17 से 7% किया है, और दीगर मराद भी हैं। लेकिन हमें सही तफसील तब पता चलेगी जब हम इनका जो डॉक्यूमेंट है पूरा, जो भी तकरीर के साथ जो बजटरी मेजर्स हैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको सही बात बता सकता हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको जो तकरीर थी उसके ऊपर देखें तो अपैरेंटली ये एक बिल्कुल मुनासिब बजट है, जिसमें आवाम के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला गया है, और जो इजाफी ड्यूटी भी कोई इतनी ड्यूटी नहीं बढ़ाई। सिर्फ 250 रुपये फी टन सीमेंट पे एक इजाफी टैक्स लगाया गया है, जो मैं समझता हूँ कि सीमेंट की फैक्ट्रियां वो खुद अदा करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब काफी प्रॉफिट कर रही हैं। तो आपके ख्याल में ये जो पर केजी अराउंड 25% उनका कहना था कि हमने इसको इंक्रीज किया था, स्मॉल इंक्रीज, लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना था कि जितनी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे ये एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मैं आपसे करूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि जो 25 पैसे फी किलो है या 250 रुपए टन है,
जी 250 रुपए टन है, ये जो है सीमेंट मैन्युफैक्चर को खुद एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसमें कोई जरूरत नहीं कि 250 रुपए पास ऑन करें। देखिए सीमेंट कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, सीमेंट कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, कितने मुनाफे कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें 250 रुपए जो टैक्स लगाए कहेंगे वो भी आगे पास ऑन करना है, तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। कुछ उन्हें चाहिए कुछ अपने पास से भी कुर्बानी दें। बाकी आप ओवरऑल जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक खास बात ये कही है कि वो अगले साल तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म करना चाहते हैं, तो इतने सारे पावर प्लांट्स लग रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि सन 2018 के आखिर तक जो बिजली की लोड शेडिंग है एटलीस्ट 80% तक या 90% तक खत्म हो सकती है, अगर ये तमाम पावर प्लांट जिनका हुकूमत ने ऐलान किया है वो अपने वक्त मुकर्ररा पे स्टार्ट हो जाएं। जैसे कराची में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट जो है इस साल के अक्टूबर टू दिसंबर में स्टार्ट होने जा रहा है। ये 1320 मेगावाट है, साहिवाल में 1320 मेगावाट है, इसी तरह अगले साल में नीलम झेलम डैम के ऊपर 980 मेगावाट है, और 2 और प्लांट हैं पंजाब के अंदर। अगर ये तमाम सिस्टम के अंदर आ जाते हैं 7000 के करीब, ये जो 5-6 प्लांट है, इससे 7000 मेगावाट सिस्टम में आना है। अगर ये तमाम आइंदा एक साल में आ जाते हैं तो लोड शेडिंग काफी हद तक उस पर काबू पा लिया जाएगा। राइट जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया और इस इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर हमसे बात की। जुबैर तुफैल सर PPCI के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि मजमूई तौर पर एक पॉजिटिव बजट नजर आता है, लेकिन वही बात जो हम भी यहाँ पे बैठ के करें कि एक फाइनल डॉक्यूमेंट जब हमारे सामने आएगा बजट का, तो उसके बाद हम किसी हतमी पोजीशन पर होंगे। बट येट जो तजावीज़ सामने आई हैं वो बड़ी एप्लीकेबल भी हैं और बहुत ज़्यादा एक बोझ महसूस नहीं होता आवाम के ऊपर इन सब तजावीज़ को लेकर। विद द टाइम इस पर मजीद डेवलपमेंट हो रही है। एक ब्रेक मैंने लेनी है, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट है इकोनॉमी के, इनसे हम मजीद कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। डिफेंस के लिए बहुत बड़ी अमाउंट एलोकेट की गई है, ज़रबे के अंदर जो जवान हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए 10% ज़रबे अलाउंस दिया गया है, जो पॉजिटिवली बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ दीगर कई ऐसे शोबे जिस पर हमने बात करनी है। मुराद के अलावा कुछ ऐसे भी शोबे हैं जिनको टैक्सेबल बनाया गया है। उसके अलावा जो हमारे टैक्स फाइलर्स की तादाद है या ऐसे लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वो क्या से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद मिलकर। आलिया तुम आ गई, पर शाम का फ्रेश शूट। अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बहुत शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच। ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए, पर यू आर नॉट रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। दिस इज आलिया रिपोर्टिंग लाइव। आज रिपोर्टर अम्मी से मिली है एक सनसनी न्यूज। लाइफ बॉय शैम्पू बताया गया है, ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी नया है। नए लाइफ बॉय शैम्पू में है ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ये बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसी तकसीम है जिसको हम अगर समझने बैठे, कल भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि सिर्फ मोबाइल फोन्स की मद में तकरीबन 9 करोड़ यूजर जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं हमारे पास, वो टैक्स अदा करते हैं। और इस तरीके से हम अगर उनको एज टैक्स सब्सक्राइबर उन सभी लोगों को लिया जाए जिसमें हम और आप शामिल हैं, तो तकरीबन पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स आ जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उस टैक्स का इम्पैक्ट क्या आता है उन फिगर्स के अंदर, जो कि जिसको दुनिया देकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक शक्ल देती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो हम बात कर रहे थे, इस पे आप जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं इससे पहले, आज FBR के हदफ को 15% मजीद बढ़ा दिया गया है।
कि SBR के जो आने वाला हदफ है उसको 15% उसमें इजाफा होगा, अचीवेबल है हमारे लिए जिस तरह से हम चल रहे हैं, और कितना मुश्किल अगर है? बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, उसको मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करूँ। रेवेन्यू कलेक्शन तो अनप्रेसिडेंटेड है, हेड्स ऑफ टू देम। मैं सोच नहीं सकता 400 अरब सालाना बढ़ा देते हैं। पिछली बार हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का 3104, इस बार हो गया 3500, नेक्स्ट उन्होंने 4000 अरब रुपए रख दिया। ठीक, लेकिन ये रेवेन्यू जो ज्यादा आ रहा है, फिर बेस भी टैक्स बेस बढ़ना चाहिए। ठीक, वो नहीं नजर आ रहा है। वो वही 12% टैक्स टू GDP रेशियो के आसपास है, 16% नहीं हुआ, 18% नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन्हीं पे बर्डन ज्यादा है, और उन्हीं से टैक्स का जो एक तरीके से एक्सटॉर्शन है। अब उसमें ये एक बात होती है कि हमारे यहाँ एक गलत पैटर्न चल रहा है टैक्स रिफॉर्म, और टैक्स टू GDP तो 13.8 पे लाई जानी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम उसको लेकर आएंगे। 16 में 15 और 16% ले जाएंगे। श्रीलंका का 18% है, लेकिन हम 10-11 से ऊपर जा ही नहीं सके। मैं जो दूसरी बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूँ ये है कि हमारा पैटर्न टैक्स कलेक्शन का अगर आप देखें अधिक था, तो उसमें 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस है और 40% जो है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि एट सोर्स आपने लगा दिया, विदहोल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्स, एडवांस टैक्स, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर भी आगे 4-5% उन पे भी ठुक गया। अब क्या हो रहा है कि ये रेग्रेसिव स्कीम है, ये फेल हो चुकी है, और हम इसमें अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 60% से ज्यादा टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, और डायरेक्ट टैक्सेस 40% रह गए, जाके होना चाहिए अपोजिट। ठीक है, तो एक तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि न सिर्फ ये कि टैक्स पैटर्न को फॉर्मेट को चेंज करें, लेकिन जब हम पर कैपिटल इनकम हम नहीं बढ़ा रहे, एक आम आदमी का 13-14 हजार के ऊपर $1,625 आज आपकी बढ़ के गई है। देखिए बात सुने, पर कैपिटल इनकम कोई बढ़ाता नहीं है। पर कैपिटल इनकम GDP या पॉपुलेशन का रेशो है। आपकी अगर आमदनी में इजाफा हुआ है, मिडिल क्लास ऊपर आई है, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, तो आपकी पर कैपिटल इनकम तो आस्ते 1625 पे आ गई है। वो बिल्कुल अच्छी एक खुशाइन बात है। मुझे वो भी याद है कि हम अंडर $1000 वाले कंट्रीज में होते थे, तो ये फख्र की बात है। प्लस उन्होंने कहा कि सेल टैक्स के जो रिफंड थे, हमने जितनी मीटिंगें की, अव्वल तो इस बार वो आई नहीं थे FBR वाले और फाइनेंस मिनिस्टर फेडरेशन में, लेकिन हमारे जो आदमी गए उन्होंने कहा कि भाई हमारे रिफंड दे दीजिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 250 अरब रुपए की 2 साल से फंसे हुए। इस बजट में सुनने में आया कि उन्होंने ये कहा कि जी हम उसको वापस कर देंगे, लेकिन कब कर देंगे, कैसे कर देंगे वो नहीं बताया। तो जहाँ हम इतनी तारीफें कर रहे हैं, वहाँ हम ये भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि कमी कहाँ पे है। हाथ पैर ना बांध के उससे बोले एक्सपोर्ट बढ़ाए, उसका हाथ खोलना होगा आपको। ये जो वर्किंग कैपिटल के पैसे हैं, ये वर्किंग कैपिटल जब श्रिंक होता है तो आपके पास 2 चॉइस होती है इमरान साहब, या तो आप एडिशनल बैंक से बारो करें एडिशनल माली कॉस्ट के ऊपर, या आप श्रिंक कर अपने ज्यादातर ने अपनी वर्किंग कैपिटल कम होने से साइज को श्रिंक, उसका एक्सपोर्ट के कम होने डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा और फिर आपका डेफिसिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, टैक्स नेट आपका सब्जेक्ट भी आप। मैं थोड़ा सा एक बात आपको कहना चाह रहा था कि गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात सारी है कि हम लोग जो अब तक बात करी हमने वो पेयर की बात की, फाइलर और नॉन फाइलर का जिक्र हमने किया नहीं। फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस उन्होंने बता दिया 60-40% के रेशो से। अब देखिए, अगर आपने फाइलर के नेट पे नॉन फाइलर को लाना है तो आपको कुछ इंकरेज करेगा। मैं वो इंकरेजमेंट की बातें करके फिर अपने एक बिजनेसमैन के ऐसे से सामने आता हूँ। उन्होंने कहा है कि टैक्स गुशवारे दाखिल न करने वालों की अपील का हक देने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा नॉन फाइलर को अपील के लिए 60 दिन की सहूलत देने का फैसला किया। और एक बात बहुत अच्छी कि गोशवारे जमा न कराने वालों के लिए इन शरों में कमी नहीं होगी। विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में गलतियों की तस्दीक के लिए भी 60 दिन दिए गए। इसका मतलब है इन्होंने थोड़ा सा नॉन फाइलर को इंकरेज किया है फाइलर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो 5 लाख रुपए जिनकी इनकम है उस 5 लाख की हद को 10 लाख तक किया गया ताकि कन्वीनियंट रहे जो 4 हिस्सों में। लेकिन जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे एक बात ये भी कर लेनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट प्लानिंग करेंगे टैक्स कलेक्शन की तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह होगा, उससे हमें फायदा नहीं होने जा रहा।
वो शॉर्ट प्लानिंग किस तरह से होती है, वो विथ होल्डिंग टैक्स के जरिए होती है, जिसमें आप पेयर के थ्रू टैक्सेस ले रहे हैं, आपके टैक्सेस के जो बड़े बड़े फिगर्स हैं वो आप उसको पूरा कर रहे हैं, और वो आप इंपोर्ट ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से पूरा कर रहे हैं। जो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहा है आप उसको ओवरबर्डन ना करें। ये एक बिजनेस कम्युनिटी की एक खुसूसी सी डिमांड होती है हमेशा कि जिन्होंने टैक्स दिया है आप उनको कुछ एक्स्ट्रा मराद दें, उनको एक रिस्पेक्ट दें, उनको लेट देम फील ग्रेट दैट दे आर द टैक्स पेयर। वो फीलिंग नहीं आ रही है, और जो टैक्स दे रहा है उसी पे थोड़ा सा बर्डन आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद वो हमारे आदाब हासिल हो। अच्छा, कुछ हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ जो आबी वसाइल हैं उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम हमारे पास, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 42 बिलियन, नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट 25 बिलियन, भाषा डैम 24 बिलियन, तरबेला डैम तोसी 13 अरब रुपए, बहुत खतीर अमाउंट। मैंने हमेशा पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर एक्सीलेंट अमेजिंग, ये इस हुकूमत का बेपनाह कारनामा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये देखिए साहिवाल का भी एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जून तक होने जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये नीलम जेलम इज गोइंग टू बी वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडर। ये 7 वंडर नहीं 8 वंडर भी आपके सामने आ रहा है। ये इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सब जो कुछ होने जा रहा है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की कंसिस्टेंट प्लानिंग का नतीजा है। हमने कुछ मेजर टारगेट्स भी किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अहदाफ हम हासिल करने में अब कामयाब हो जाएंगे, वो टारगेट्स हम अचीव कर लेंगे, और वो इन्हीं प्रोजेक्ट के जरिए जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, डैम्स हैं। अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा मिर्ज़ा, एक तो हमने ये जो साहिवाल का इन्होंने जिक्र किया, इसके बाद जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको हम अपने वसाइल के ऊपर फंड नहीं कर सकते, जिसमें हमें इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए होती है, जैसे बड़े बड़े डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आफ्टर साहिवाल एग्जांपल, किस हद तक दुनिया हम पे ट्रस्ट कर सकती है और किस हद तक दुनिया को लगता है कि ये डूएबल है, हमारी गवर्नेंस के अंदर हम 40 साल नहीं लगाते एक मंसूबे पे, हम कर सकते हैं, कितना फायदा होगा इसका? बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है, और ये सीपैक का लिटमस टेस्ट था जो कल इफ्तिताह हुआ है। लिटमस टेस्ट में हम देते हैं एसिड है कि बेसिक है। कल ये पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ है साहिवाल वाला कोल का, वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया है। एक तो ये मैसेज दिया है कि हम मंसूबों को टाइम में कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं, और हमारी डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है। अगर ये पहला मंसूबा डिले हो जाता या अपने ट्रैक के बहुत पीछे चला जाता तो बड़ा मंफी मैसेज सरमाकारों को भी जाता, डोनर्स एजेंसीज को भी जाता। और जहाँ तक सवाल है फंड एलोकेशन का, आप जो मंसूबे हैं उनको जरा सा अलग करके बताएं। सीपैक के जो मंसूबे हैं वो $34 बिलियन के हैं, जिसमें अल्टरनेटिव एनर्जी के हैं, जिसमें विंड पावर, सोलर, हाइड्रो, कोल के सोलर के प्रोजेक्ट हैं। जो प्राइवेट सेक्टर ने बाहर के प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके और बैंक्स में फाइनेंसिंग की है, जिसमें CDC है, IFC है, ICBC चाइनीज बैंक है, ये तमाम है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कर रहा है, और प्रोजेक्ट कोलैटरल है, इसमें कोई गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी नहीं है। हुकूमत सिर्फ इससे पैदा की हुई बिजली खरीद रही है एग्रीड नर्व के ऊपर, और उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। सही है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं इसके अलावा अर्ली हार्वेस्ट की जो है ये 10,600 मेगावाट के हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंशाल्लाह 2018 तक आ जाएंगे। फिर सेकंड फेज में जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, जो 2021 की बात हो रही है उसकी, उसमें हुकूमत के भी अपने मंसूबे हैं। उसमें K1 K2 का जैसे 350 मेगावाट का जो है चश्मा न्यूक्लियर पावर के हैं। चश्मा न्यूक्लियर 1 और चश्मा न्यूक्लियर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चाइना का, ये तीसरा और चौथा प्रोजेक्ट है उनका। और डैम्स के जो प्रोजेक्ट हैं ये इन एडिशन है, और इससे फायदा जो होगा वो ये होगा, इससे पैदा की हुई बिजली इनके मुकाबले में सस्ती होगी, तो आपकी एनर्जी मिक्स जो है वो नीचे आएगा। हमारा इश्यू सिर्फ इमरान साहब बिजली सप्लाई करना नहीं है, हमारा जो इशू है बिजली एट अफोर्डेबल रेट। आपकी सनत जो है ना वो जिस रेट पे 21 रुपए पे 14 रुपए इसी के साथ लिंक से बनता है जो हमारा एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो हमारा इंटरनेशनली हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, बहुत बड़ा डिक्रीज आया, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका कल जिक्र भी किया जब वो इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट दे रहे थे। एक तो उसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है अतीक साहब, और दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस मॉडल को फॉलो करते हुए क्या हम
FDI की मद में इससे कोई फायदा ले सकते हैं कि अगले फिस्कल ईयर में हमारी FDI बेहतर हो, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहे हैं, और एनर्जी का मसला तो हम कह रहे हैं कि हम हल कर लेंगे, सिक्योरिटी काफी हद तक हमने उस पर काम कर लिया हुआ है, तो FDI को हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? मैं आपके तीनों सवाल समझ गया हूँ। पहला तो आपका वो प्रोजेक्ट्स के मुतालिक सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लोगों का एक बड़ा कंसर्न है और बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं कि एनवायरमेंट हैजर्ड्स हैं, ये कोल फायर्ड। देखिए, अगर स्टडी किए बगैर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कोल फायर्ड प्रोजेक्ट बनाए, इससे जरूर हमारे ट्रेड डेफिसिट पे असर आ रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा है। वजह क्या है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडोनेशिया से हम सिर्फ पहले पाम ऑयल मंगाया करते हैं, अब हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हमारा जो डेफिसिट है उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बहुत बाइट। लेकिन ये भी वक्ती बात है, जब फर हो जाएगा तो ये इंपोर्ट हमारी बंद हो जाएगी, तो उसका ट्रेड डेफिसिट पे इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। जहां तक बात है कि ये एनवायरमेंटली प्रॉब्लम है और दुनिया में कोल फायर्ड प्लांट्स बंद किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ शुरू किए जाते हैं, नो। बात सारी ये है कि मैं एक बात आपको बता दूं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आए हुए प्लांट है, ये वो वाली हैजर्डस टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज से 60 साल पहले इंग्लैंड ने या चाइना ने अपने करके बंद कर दिए। दूसरी बात ये कि FDI अट्रैक्शन करने के लिए आपके पास सीपेक एक प्रेसिडेंस बना, एंग्रो बना, आपका डॉलर्स बना, आपको प्रेसिडेंसेस क्रिएट करने हैं। FDI स्टार्विंग कंट्री हम जरूर बन गए थे, लेकिन हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं उसमें हम बड़े कामयाब हैं। और आप देखिएगा 1 जून को जब स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो उसमें हम क्या ड्रास्टिक कामयाबी की तरफ जा रहे होंगे। दूसरी बात ये कि FDI को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट कामयाबी से पूरे करने हैं। जब हम इनको पूरा कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जो FDI के लेवल्स खराब हुए वो इंशाल्लाह ताला वो इंप्रूव हो जाएंगे और हम अब FDI, और मुझे उम्मीद है कि इस साल ही हम FDI अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। एक आम आदमी की बात कर लेते हैं आखिरी सेशन के अंदर। आम आदमी के लिए कितना अवाम दोस्त बजट है ये? मैं जब तक उठ कर आया आपके प्रोग्राम में, मैं आखिरी जुमला वही सुनना चाह रहा था कि पेंशन में कितना इंक्रीज हुआ है और मिनिमम वेजेस में कोई तजावीज़ दे गौर है, तो उन्होंने यही कोई ऐलान नहीं हुआ है। और उसमें वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं 10% करें, 15% करें, लेकिन बहरहाल देयर इज स्टिल डिफरेंस बिटवीन द कप एंड द लिप्स। इस सिलसिले में ऐलान नहीं है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसकी बड़ी तबक्कात हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। और ये बात सही है कि अब 14,000 जो मिनिमम हमारी वेजेस हैं उसमें भी गुजारा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ जो वेजेस हैं वो हमें अनकम्पिटिटिव भी बना रही है इंटरनेशनल मार्केट में। बांग्लादेश की 7,000 टका है, हमारा 14,000 रुपए दुगना तकरीबन। तो जब भी कोई चीज देखते हैं तो जरा सा उसके रिपरकशन भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमने मेरिट पे फैसला करना होता है कि मुल्क के मफाद में, गरीब आदमी के मफाद में क्या है और वो फैसला करना चाहिए। डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट की मद में बेनजीर में बढ़ाया उन्होंने, उसमें बढ़ाया, वो अच्छी बात है। और वो मैं समझता हूँ वो प्रोग्राम ऐसा है जिसको दुनिया ने सराहा है और अपना बड़ी शफाफियत है। और अब उसकी जो पेमेंट वगैरह के तरीक़ेकार को जो ज्यादा उन्होंने ऑनलाइन और डिजिटल करा है, उससे तो बिल्कुल शक शुबात खत्म हो गए, तो उसको बढ़ा रहे हैं और उसको लेके चल रहे हैं। ये इस हुकूमत को मैं मुबारकबाद। ठीक है, पॉलिटिकली बिल्कुल आप मेरा एक सवाल भी एक बात फिर कह दूं मैं, देखिए ना इतनी अच्छी बात हो रही है, देखिए ना अगर हम ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करना शुरू कर दे, पाकिस्तान को कनाडा से कंपेयर करना शुरू कर दे, अभी तो बहुत वक्त है हमें अपनी तरक्की में, और हमें इन हैजर्ड्स, इन प्रॉब्लम्स, इन हिंड्रेंसेस से गुजरना है। वेजेस जरूर बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, लेकिन अपनी लिमिट से रख करके बढ़ाएगा, और पेंशन जरूर बढ़ाएंगे अपनी लिमिट से रख करके आएगा। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि गवर्नमेंट अपनी बोरिंग पे जा रही है, किस तरह पूरा करेंगे रेवेन्यू, जिस हिसाब से आएंगे आप वही करेंगे ना। और डेफिसिट बजट में उन्होंने कहा था 4.2% के ऊपर आके रुकेगा, टारगेट का 3.8 का। पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ 8% से वो नीचे लाए, लेकिन 4.2 जो है ना, इसको अगर एक्चुअली देखें तो इसमें 250 अरब रुपए जो हैं वो सेल टैक्स के रिफंड के हैं और 480 अरब रुपए जो हैं वो सर्कुलर डेट के हैं, जो रेवेन्यू नहीं है, जो वसूली नहीं है, बल्कि ये आपने अदा करना है, पे बैक करना है। तो अगर वो ऐड कर दे तो ये बजट डेफिसिट तो 5% के आसपास हो जाएगा। तो बहरहाल हमें अपने एक्सपेंडिचर सर्कुलर डेट की बात की कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस, और बहुत सारे चैलेंजेस, सर्कुलर डेट की नहीं है, फिस्कल डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, इतने चैलेंजेस गवर्नमेंट को ऑल टाइम हाई ये चैलेंजेस मिल गए हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट 10 $4 बिलियन और ट्रेड डेफिसिट जो है वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा का, $3 बिलियन एवरी मंथ। जी ठीक है। अच्छा अतिक साहब, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी एक बजट पेश करती है, 5वां बजट था इस गवर्नमेंट का, इसका क्रेडिट भी गवर्नमेंट ले रही है, लेना भी चाहिए, 5th बजट एज अ होल, और इसाक डार साहब ने प्रेजेंट किया। इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ सियासी जमातें
इस बजट में किसी पॉइंट पे माइलेज ले सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, बिकॉज बुनियादी तौर पे हुकूमत ने कोशिश की है कि इस बजट में आवाम को रिलैक्स रखा जाए, क्योंकि डेफिनेटली पॉलिटिकल जमातों की एक मजबूरी होती है कि उन्होंने वो बहुत सख्त फैसले नहीं ले सकती, जमहूरियतों में ये होता है। आप इस बजट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं जिसमें समहाउ जो एक आम आदमी है उसका ख्याल रखा गया है, एक्सेप्ट अ फ्यू फैक्टर्स जिसकी हम बात करें और वो फैसले लेने थे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम तो है एक आम आदमी की, रात को सो नहीं पाता, बिजली नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी इतना अच्छा नहीं है, बेचारा लटक के छतों पर आकर जाता है, कराची शहर में अच्छे से काम पे नहीं जाएगा, रात को सोएगा नहीं, उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, सर्जरी नहीं मिलती, एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम हो रहा है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है जिन पे काबू सारे चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट इनको ओवरकम करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन बात आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये पॉइंट अभी रहेगा कंटिन्यू और वो उस पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिर्फ जिक्र किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 4% ऑफ जीडीपी और हेल्थ कम से कम 2% ऑफ जीडीपी करके दें, वो हम नहीं उस पर जा रहे हैं। एजुकेशन जब तक आप अपने नहीं बढ़ाएंगे लिटरेसी को, यू कैन एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द पीपल जो इलिटरेट लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंस्ट्रेन बिल्कुल है, बहुत कम स्पेस है, लेकिन ये सूबाई सब्जेक्ट भी अब हो गया है और सूबाई हुकूमतों मैं अगली बात यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी प्रोविंशियल बजट्स आने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इसहाक डार साहब ने रेफर किया टुवर्ड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इसको फॉलो करेंगे, इसलिए मैं इस बात को लेकर, पख्तूनख्वा को लेकर खास तौर पे तमाम सूबों में एजुकेशन का और हेल्थ के बजट को, एजुकेशन का टोटल 4% और हेल्थ का कम से कम 2% आप नहीं रखेंगे तो एक आम आदमी की मैरिज जिंदगी में कभी भी बेहतरी नहीं आएगी और आदमी इसी तरह से परेशान हाल रहेगा, अबतर सूरत हाल रहेगा। आपके ख्याल में जो किसान के कंसर्न्स थे, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, टेक्सटाइल से आपका भी ताल्लुक है, किस सतह तक एड्रेस हो पाए हैं और मजीद उस पर कितने काम का जो पैकेज पहले आया था उसके तो नताइज कुछ इतने ज्यादा सामने नहीं आए जो पहले जो आया था। इसी तरह टेक्सटाइल वालों का 180 अरब रुपए में 80 अरब दिया था, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हुई है और ये साइकिल 6 महीने का चलता है, बाद में आएंगे। लेकिन आप जो बजट में किसान के लिए ऐलानात करे हैं, जिसमें उन्होंने यूरिया की कीमत कम करी है, जिसमें यूरिया की बैग पे सेल टैक्स कम किया है, जिसमें उन्होंने ट्यूबवेल के टैरिफ जो हैं वो कम करें, जिसमें उन्होंने हाई यील्ड सीड जो रिसर्च डेवलपमेंट के बाद फराहम करने का वादा करा है, ये चीजें वो हैं कि अगर ये सही मानों में लास्ट कमेंट प्रोग्राम हम खत्म करें इस पे। अब जो किसानों के हवाले से हमने बात, किसानों के हवाले से यही है कि आप उनको पैसे दें, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें ताकि अच्छी यील्ड दे सकें, हाई यील्ड सीड्स दें, मैकेनिज्म दें, उनको थोड़ी रिलीफ दें, उनसे कोलेटरल्स ना मांगे ताकि वो कंपैरेटिवली अपने नेबर्स के साथ जिस प्रॉब्लम में फंसे कि उतनी यील्ड नहीं दे पा रहे उतनी यील्ड दें। और आगे जो अभी ये बजट से जो सेकंड एक्सटेंशन है प्रोविंशियल बजट का, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हेल्थ के बजट, हेल्थ पे बहुत इसके लिए पैसे रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पे हमने बात करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट सभी जो सेक्टर्स थे उस पर हमने बात की, जिसमें डायरेक्ट फंड गवर्नमेंट जो कि एनर्जी सेक्टर में दे रही है, जो कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए दे रही है, सेहत के लिए दे रही है, तालीम के लिए। मेरे दोनों पैनलिस्ट का ये कहना था कि शायद इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है, अगर गवर्नमेंट इस पर मजीद काम करे, जो कि यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में इस पर बहस जारी रहनी है, अगले 10-15 दिन तक तो बहस जारी रहती है, इस पर मजीद अगर डेवलपमेंट होती है तो वो एक आम आदमी के लिए बेहतर है और एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है। लेकिन ओवरऑल इस बजट को अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है और इस पे किसी किस्म का इजाफी बोझ अवाम पे न डालने की कोशिश की गई है, जो कि एक अच्छा काम है। इसको फॉलो अप हम करते रहेंगे, इस पर बात होती रहेगी। इमरान हसन को फिल वक्त इस नशिस्त से इजाजत दीजिए। यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इशवर्ड। अल्लाह हाफिज़।